एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा पहला चैप्टर है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यूनिसेलुलर में अलग तरह से होता है और मल्टीसेलुलर में अलग तरह से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सिंगल सेल ही रिप्रोडक्शन में परफॉर्म कर रही है, जहाँ पर दो डिफरेंट गैमेट्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है। एक सिंगल सेल, एक सिंगल गैमेट ही अपने रिप्रोडक्शन को करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्लांट्स एनिमल सेल में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि हम प्लांट्स में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। ठीक, सबसे पहला तरीका जो होता है, पहले तो इसको आप दो कैटेगरीज में बांट लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होगा, जो वेजिटेटिव में होगा, वो दो तरह से हो सकता है, एक मैन मेड, एक नेचुरल। ठीक, तो सबसे पहले इसको दो कैटेगरीज में बांट लिया और इसको क्या बोला, एक आपका तरीका होगा नेचुरल और दूसरा तरीका होगा मैन मेड। मैन मेड कह लो या आर्टिफिशियल कह लो। ठीक है, अब नेचुरल तरीका किसी पौधे के रीजनरेशन का क्या होता है, अगर उसमें किसी दूसरे प्लांट की, दूसरे गैमेट की ज़रूरत ना पड़ रही हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है वो चार तरह से हो सकता है। पहला, हाँ, बाय बडिंग, ये तो तुम उसमें आ गए एनिमल सेल में। प्लांट सेल में कैसे करेंगे? तुम सिंपली अगेन कॉमन सेंस लगाओ, साइंस में हमेशा कॉमन सेंस लगाओ। उस पौधे के बारे में सोचो जो कहीं पर अकेले पैदा होकर के अकेले जर्मिनेट कर सकता है, अकेले रिप्रोड्यूस कर सकता है। भाई पौधे के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स और नहीं, ब्रांच तुम्हारा स्टेम का हिस्सा हो जाएगा, बल्ब्स। जड़ से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, बल्ब से हो सकता है। BULBS, बल्ब्स बताएंगे। साइंस की डेफिनेशन क्या कहती है? व्हाट इज साइंस? नहीं, तुम कल भी यही बता रहे थे, कलेक्टिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज साइंस। नहीं, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज साइंस। नॉलेज का सिस्टमैटिक होना ज़रूरी है, तभी वो साइंस का हिस्सा है। और तुम पहला वाला छोड़ के पूछ रहे हो चौथा वाला क्या होता है। अरे पहले से चौथे पर आने तो दो। ऐसा थोड़ा है कि मैं पहला, दूसरा, तीसरा बताऊंगा, चौथा छोड़कर निकल जाऊंगा। चौथे तक आने दो। सबसे पहली चीज़ आती है रूट। भाई रूट से कैसे जर्मिनेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? हाँ, क्या तरीका हो सकता है? बताओ बताओ। ये जो गैमेट नहीं होता है, ये हनी बी जब उस पे बैठती है तो उसकी स्टाइलिश तक के जाके फीमेल बॉडी में। ये तो पॉलिनेशन बता रहे हो, ये तो पॉलिनेशन हुआ ना। जो तुम बता रहे हो कि हनी बी के पैरों से चिपक के या हनी बी के साथ कहीं और जाकर वो फैल जाते हैं, वो तो पॉलिनेशन का हिस्सा हुआ। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ? पहले ये बताओ, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ? उसमें क्या ऐसा होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक नया प्लांट जर्मिनेट करने की तैयारी हो चुकी होती है और वो पक्षियों के थ्रू या हनी बी के थ्रू कहीं और ट्रेवल करके चला जाता है। ये होता है, या ये होता है कि एक ही प्लांट होता है, वो अपना आगे वाला ऑफस्प्रिंग अपने आप तैयार कर देता है और वो हनी बी के थ्रू चला जाता है। क्या होता है दोनों में से? तुमने कहा
कि हनी बी के पैरों से चिपककर पॉलन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ये रिप्रोडक्शन का तरीका है। क्या ये रिप्रोडक्शन का तरीका है या ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है? ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है। तो इसको रिप्रोडक्शन के तरीके में क्यों डाला? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से फीमेल गैमेट उठाया और ले जाकर मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर दिया, ये तो वो नहीं करता ना। ऑफस्प्रिंग बन चुकी होती है, उसको वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ट्रांसपोर्ट करके डाल देता है, जहाँ पर उसके लिए एक नेचुरल हैबिटेट तैयार रहता है, जहाँ पर वो ग्रो कर सकता है। ठीक, यहाँ पर हाँ बोलो। दूध में तो कैसे होता है, मतलब वेजिटेटिव में होता है मोरेला फंजाई, उसका जिन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं आते हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए हम खड़े हैं। ठीक है, परेशान मत हुआ करो, एकदम से परेशान होना ठीक नहीं है। रूट से ऐसे होता है, बाकी सब हटा दे रहा हूँ। रूट से समझ में आ गया है? नहीं बताइए। तो रूट से चलने दो, ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने पर चालान कट जाता है सड़क पे। रूट से आपका रिप्रोडक्शन यूँ होता है कि आपका कोई प्लांट है, ये आपकी अर्थ सरफेस हो जाती है, ये आपकी रूट्स हो जाती हैं, ये आपकी लीव्स हो जाती हैं, फ्लावर कहीं पर आप लगा लीजिए। है ये बड़ा ख़राब सा डायग्राम, बट एडजस्ट करिए। रूट से आपका जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें रूट से ही आपके पास एक नया शूट तैयार हो जाएगा, एक नया फॉर्म ऑफ लाइफ तैयार हो जाएगा, और वही आपका एक नया पौधा बन जाएगा। जैसे डहलिया, डहलिया का पौधा आपने देखा है? डहलिया का तुमने नाम ही नहीं सुना है? डहलिया एक फूल का पौधा है, डहलिया DAHLIA। डहलिया में जो पौधा होता है, उसी पौधे के रूट से ही नए पौधे निकलते रहते हैं। ठीक है, उसको आप बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द रूट। कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्लांटेशन, ठीक है, या व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहीं कहीं आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होगा? साइंस में हमने बताया है कि अगर कोई वर्ड यूज़ हो रहा है तो किसी खास वजह से हो रहा है। इसको जो आप बोलते हैं ना वेजिटेटिव प्लांटेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आपसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछ ले या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूछ ले, दोनों एक ही बातें हैं। प्रोपेगेशन का मतलब होता है फैलाना। प्रोपेगेशन का मतलब होता है फैलाना। अगर आप इसको लैंग्वेज के बेस पर देखें तो इसको आप रिप्रोडक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पुराने प्लांट से, मदर प्लांट से एक चाइल्ड प्लांट तैयार हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर आप इसको और ध्यान से देखें तो दरअसल ये प्रोपोगेट कर रहा है, ये रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक बार हम पैदा हुए, हमारे बाद कोई और एक नई पीढ़ी पैदा हुई। लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या नई पीढ़ी पैदा हो रही है? नहीं, उसी पौधे से एक नया पौधा तैयार हो रहा है। हो रहा है ना? इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है फैलाना। आपने प्रोपेगेंडा सुना है? कई बार पॉलिटिकल बहस में ये वर्ड आपको सुनाई पड़ेगा कि प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, ये अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कोई एक छोटी सी चीज़ होती है, कोई एक छोटा सा इश्यू होता है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के फैला दे रहे हैं। आजकल तो खैर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कंट्री में, इसीलिए इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, दूसरा वाला क्या था? क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल लिख लेना, डहलिया।
इसमें 1 लाइन 2 लाइन का आंसर लिखा जाता है और उसके बाद सीधे सीधे फिर आपका आ जाता है कि आपका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जज किया जाता है आपके एग्जाम्पल पर। ठीक। दूसरा क्या था? हैं? स्टेम्स। स्टेम स्टेम का मतलब तने से कैसे पौधा तैयार होता है? तने से पौधा कैसे तैयार होता है भैया? तुम लोग सीधे सीधे 12th में आए हो या 11th और 10th में सिलेबस पढ़ा था? तुम लोग सीधे 9th से आए हो? कोई बात नहीं, हमने कहा ना जहाँ जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा उसके लिए हम हैं। कुछ पढ़े हो? स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है? अरे भाई, स्टेम से प्रोपगेशन का मतलब है कि पौधे के तने से आपका नया जनरेशन तैयार हो रहा है। क्या ये बात समझनी इतनी टफ है? हाँ, कैसे के लिए तो ये सारा जादू पिटारा लेकर आज आया हूँ। इसको आप जानते हैं क्या है? ये क्या है? अरे भाई, ये प्लांट में कौन सा प्लांट है? क्या इसको कहते हैं? इसको पकड़ो, सूंघो, चखो, देखो ये क्या महसूस होता है। ये है वो। तुमने अपने घरों में पुदीना देखा है या नहीं देखा है? ये पुदीना है। दे दो उसको भी पीछे। पुदीना है। मिंट, मिंट में लाओ, मिंट में उसको पकड़ाओ। मिंट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्टेम के थ्रू होता है। मिंट तुमने घरों में लगा हुआ कभी देखा है? कैसा उगता है? ऐसा उगता है या ऐसा उगता है? ऐसा नहीं, ऐसा हॉरिजॉन्टली होता है ना। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें नीचे तुमको जड़ें दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी दिख रही हैं। देखो, दिख रही है? ये कैसे बढ़ता है? इसकी मेन रूट तो ये है, इसको हमने कहीं ज़मीन पे बो दिया और ये धीरे धीरे कोई एक डायरेक्शन पकड़ के उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है। होता क्या है कि इसका जो ये सिरा होता है, अगर तुम इसको देखो फिर से इसका स्ट्रक्चर, तो ये सिरा इसका ऊपर उठा हुआ है और ये सिरा इसका नीचे है और नीचे यहाँ पर जड़ें हैं। ये देखो, यहाँ पर पीछे वेल डेवलप्ड रूट्स हैं और आगे छोटी जड़ें हैं, निकल रही हैं। ध्यान से देखो, इसको खोद के लाया हूँ, कुछ मेहनत किया हूँ, देखो इसको, दिख रही है? यहाँ पर ये वेल डेवलप्ड रूट्स हैं और यहाँ पर रूट्स अभी डेवलप हो रही हैं। जब ये रूट डेवलप हो जाएगी, ये रूट डेवलप होने के बाद आगे बढ़ा देगी इसको। और तुम इसीलिए कहीं पर मिंट का पौधा एक जड़ लगाते हो किसी एक गमले में, कुछ दिन के बाद देखते हो पूरा गमला भर जाता है। अगर तुमने किसी खुली ज़मीन पे लगा दिया, पूरी ज़मीन, जब तक तुम खुद उसको अपने हाथ से नहीं रोकोगे, पूरी ज़मीन पे फैलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्टेम के थ्रू हो रहा है। ठीक? और इसकी जो जड़ है, दरअसल जब ये ज़मीन से टच करती है तो इसको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितना इसको सोलर एनर्जी चाहिए, वो सारा इसको मिल रहा है। और जब आपको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, नेचुरल हैबिटेट मिल रहा है, तो अगला टारगेट क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना, क्योंकि सवाल सर्वाइवल का है। ठीक? ये क्लियर है? ये अपने आप रिप्रोडक्शन करता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एस्पेशली बाई स्टेम। इसको चाहो तो लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, मिंट, सबसे अच्छा, सबसे सरल एग्जाम्पल। ठीक? और इस तरह जो ये बढ़ता है, इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं रनर। रनर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स जब आपका बाई स्टेम होता है तो उसमें रनर क्या चीज़ होती है? रनर वो पौधे होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ज़मीन के समानांतर ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक, ये क्लियर है भाई? बाई लीव्स कैसे कोई पौधा ग्रो करता है? हाँ, कुछ पौधे होते हैं जो बाई लीव्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, अजूबा लिखेंगे तो शायद पढ़ने वाले को समझ में ना आए, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक नेम लिखें। उसका साइंटिफिक नेम है ब्रायोफिलियम। हाँ, अजूबे का पौधा नहीं देखा है? अजूबे का पौधा लीव्स के थ्रू ग्रो करता है और अजूबे की जो पत्ती होती है वो कुछ यूं होती है। कुछ इस टाइप की इसकी पत्ती होती है, मोटी होती है, मांसल होती है। और अगर आप इसकी सिर्फ इस स्ट्रक्चर को तोड़ करके ज़मीन में लगा दें तो आपका पूरा पूरा एक नया पौधा तैयार हो जाता है। अब अजूबे का एग्जाम्पल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दूसरी लीफ है, ये। इसको पहचानते हो क्या है? क्या है? अगर इसको लगा दे तो ये ग्रो करेगा? नहीं? श्योर? एलोवेरा ग्रो कराने का तुम्हारे अगर घर में लगा होगा तो उसको ग्रो कराने का तरीका क्या होगा? जिसके घर में नहीं है वो इसको लेते जाए, लगा ले जाओ। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है। इसको कई बीमारियों में यूज किया जाता है। कई जगहों पे जहाँ पर अनाज की खेती पॉसिबल नहीं है वहाँ लोग इसको उगाते हैं और इसको मेडिसिन कंपनीज को बेच करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और हाँ, क्या करें? लाइक किसका? तुम्हारे चेहरे पर दाग धब्बे अगर हैं और तुम एलोवेरा जेल लगाते हो वो हल्के हो जाएंगे। चेहरा अगर काला ज़्यादा हो रहा है धूप से, उसको लगा सकते हो। हाँ, ज़्यादातर भाई मेडिसिन में वो भी आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर एक्सटर्नल यूज़ में काम आता है। हर दवा हर चीज़ में नहीं काम आती ना। और अगर तुम ये इसको देखो और या अजूबे वाला पत्ती देखोगे, इन दोनों की पत्तियों को जब आप देखेंगे ये एक बड़ी थिक किस्म की लेयर होती है। ये एक बहुत थिक किस्म की लेयर है। और अगर तुम ध्यान दो, जैसे अजूबे की पत्तियों पर यहाँ पर इसके कॉर्नर्स हैं, इसकी पत्तियों में भी हल्के हल्के कॉर्नर्स बने हुए हैं। कोनिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर हल्का सा मिलेगा। और ये इतना मांसल इसलिए है, इतना थिक इसलिए है क्योंकि इसको जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर। हाँ, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत पड़ा है। एग्जाम्पल हम तुमको हर चीज़ का दे सकते थे, जितनी भी बातें आज हम करेंगे एग्जाम्पल तुमको हम हर पौधे का दे सकते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाना है कि अपना ही गार्डन खोद के रख देना है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स क्लियर है? कैसे होता है, किन पौधों में होता है? सिंपल एक लाइन का जवाब होगा, जब किसी पौधे की पत्ती से when vegetative propagation is happening by leaves, we call it asexual reproduction of plants by leaves। इसका एग्जाम्पल ये होगा। अब एक चीज़ आती है बल्ब्स, ये आखिरी तरीका होता है।
नेचुरल रिप्रोडक्शन का, नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। बल्ब्स, तुम में से किसी ने प्याज की खेती देखी है? हाँ देखिए, अदरक की? कैसे होते हैं उसके पौधे? आलू का देखा है? कुछ इस तरह का उनका होता है कि ये आपकी अर्थ सरफेस होती है, ये आपकी जड़ें होती हैं, हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, उससे एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। और ये आपकी सीधी सीधी लीव्स होती हैं। और यहाँ पर इनके रूट्स के पास यहाँ कहीं पर आपके छोटे से बल्बस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, होते हैं। और यही आपके एज अ रूट नए प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। आप आलू में देखेंगे आपको नीचे बल्बस का मतलब होता है बल्ब की तरह गोलाकार। बल्बस का मतलब होता है बल्ब की तरह गोलाकार। यहाँ पर आपको वो रूट्स के साथ ही अटैच मिलेगा। प्याज का पौधा देखोगे वो कैसा रहेगा भाई, ये अर्थ सरफेस है, नीचे आपकी प्याज है, ठीक, और उसकी लंबी लंबी ऊपर पत्तियां निकली रहती हैं। ऐसे ही तो होता है प्याज का पौधा, ऐसे ही होता है ना। और अगर इसको ग्रो कराना है तो यहीं पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ये 4 तरीके होते हैं प्लांट्स में नेचुरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स एंड बाय बल्ब्स। ये चारों क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है? चलो अब मैन मेड तरीके देखते हैं कि हम अगर पौधों को ग्रो कराते हैं सिंगल गैमेट के थ्रू तो वो कैसे कराते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहली चीज होती है कटिंग। सबसे आसान रास्ता, आपको किसी पौधे को किसी नई जगह पर उगाना है, आप उसके स्टेम को काट लीजिए और उसको ज़मीन में बो दीजिए, आपका नया पौधा तैयार। और इसका सबसे कॉमन सबसे इजी एग्जांपल है रोज़। गुलाब का पौधा आपको उगाना है, आप उससे कह दीजिए भाई गुलाब का पौधा दे दो, वो नहीं देगा, कह दो हमको एक तना दे दो, उसका एक स्टेम दे दो, हम वही लगा लेंगे, ठीक। ये क्लियर है? इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्लियर है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर गुलाब का स्टेम है और एक यूं कटा हुआ है और एक गुलाब का स्टेम है जो यूं कटा हुआ है, एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से काटा गया है, एक शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया है, दोनों में से किसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे? शार्प वाले में, इसमें नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने बॉटनी में अब तक ये पढ़ा होगा कि किसी भी प्लांट के अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको आप बोलते हैं जाइलम और फाइलम। हाँ सॉरी, फ्लोएम, आई एम सॉरी, जाइलम और फ्लोएम, आई एम सॉरी, वो तुम सही थे। अगर आप इसको किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से काटेंगे ये डैमेज हो जाएंगे, शार्प ऑब्जेक्ट से काटने पर ये बचे रहते हैं।
अभी इसका आगे भी बताता हूँ यूज कैसे होता है। कटिंग क्लियर हो गई। दूसरा तरीका होता है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग क्या होती है भाई? हाँ, किसी एक स्पीशीज़ के पौधे को, किसी एक फैमिली के पौधे को उसी फैमिली की किसी दूसरी स्पीशीज़ में दूसरी वैरायटी के पौधे के साथ एक क्रॉस कट लगा करके जोड़ करके एक नई प्रजाति को तैयार करना, उसको आप बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि दरअसल इसमें नई प्रजाति नहीं होती है। होता क्या है कि आपका एक मेन प्लांट होता है जिसके एक डाल को आप काट देते हैं, ठीक है। जैसे रोज़ का पौधा है, गुलाब का पौधा है, उसकी एक डाल को आपने काट दिया और वो अब तक उसमें लाल फूल आ रहे थे। आपने ग्राफ्टिंग करके उसमें एक ऐसे गुलाब के पौधे का स्टेम जोड़ दिया जिसमें वाइट फ्लावर्स आ रहे थे, या जिसमें पिंक आ रहे थे, या जिसमें येलो आ रहे थे। कुछ दिन के बाद उसी एक प्लांट में आपको दोनों तरह के फ्लावर्स दिखने लगते हैं। इस मेथड को बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक। सवाल है, पूछो। क्या लगा के, मतलब इसमें बस डेली लगा के जोड़ते हैं कि और कुछ भी लगा के जोड़ते हैं? बता रहा हूँ। जब भी आपको ग्राफ्टिंग करनी होती है, ग्राफ्टिंग का मेथड क्या होता है कि आपका जो स्टेम होता है उस पर आप एक कट लगाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा स्टेम होता है उस पर भी आप एक कट लगाते हैं। इसको इसकी जगह यहाँ से बना दे रहा हूँ। दरअसल ये कट नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ लगेगा। ये आपका हो गया प्लांट ए, और ये आपका हो जाता है प्लांट बी। अब इस प्लांट ए के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट बी के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको किसी एक प्लांट में ही चाहिए। तो आपने इनको ग्राफ्टिंग के थ्रू जोड़ दिया। आपने क्या किया कि उस पेरेंट प्लांट पर, जो आपका ये पेरेंट प्लांट था, इस पेरेंट प्लांट के ऊपर ही आपने अपने नए वाले प्लांट की स्टेम को जोड़ दिया। और जोड़ेंगे कैसे? इन दोनों के बीच में आप न्यूट्रिशन भर दीजिए। बढ़िया सवाल है। पौधे का न्यूट्रिशन किस में होता है? पौधे का इसके अरे भाई, पौधे का न्यूट्रिशन, अगर पौधे को न्यूट्रिशन देना है तो आप उसको क्या देते हैं? मिट्टी देते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसके बीच में लगा दो और इसके ऊपर एक सूती कपड़ा बांध दो। सूती का, हाँ, थोड़ी सी तुम खाद ले लिए, थोड़ी सी मिट्टी उसमें मिला लो, एकदम प्योर खाद ना रहे, मैन्योर ना रहे, थोड़ी सी मिट्टी मिला लो और थोड़ा सा उसे गीला कर लो, और इन दोनों स्टेम्स के बीच में उसको भरने के बाद सूती कपड़े से उसको लपेट दो। सूती कपड़े से क्यों कह रहा हूँ, टेप से क्यों नहीं कह रहा हूँ? सेलो टेप से भी तो चिपक सकता है, सेलो टेप से क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि इसका मॉइस्चराइजेशन एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप बीच बीच में एक दिन में एक बार या एक दिन में 2 बार, जैसा भी प्लांट हो उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप से 2 बूंदे डाल दी, इसका मॉइस्चराइजेशन बना हुआ है। जब यहाँ पर मॉइस्चर बना हुआ है तो यहाँ पर इसको कलेक्ट होने में, इसको एक साथ जोड़ने में आसानी रहेगी, ठीक। कुछ दिन के बाद कपड़ा जब तुम खोल दोगे तो यहाँ तुमको ये चीज़ एक ही पौधे के हिस्सा बनी हुई नज़र आएगी। फिर एक ही पौधे में आपको लाल फूल भी दिख रहा होगा, सफ़ेद फूल भी दिख रहा होगा, पीला वाला भी दिख रहा होगा और
बैगनी वाला भी दिख रहा होगा। बैगनी गुलाब होता है? नहीं देखे। देखे नहीं हो ये एक अलग आंसर है, होता नहीं है ये एक अलग आंसर है। क्यों नहीं होता? हाँ होता है बेटा, बैगनी कलर का गुलाब होता है। हम तो कभी नहीं देखे। होता है? तुम देखे? अभी थोड़ी देर पहले तुमने तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स भी नहीं देखा था पानी का। नहीं देखे। हमने कोई चीज़ नहीं देखी है, हमने कोई चीज़ नहीं सुनी है, हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि हमारे नॉलेज का दायरा अभी छोटा है। हो सकता है वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो लेकिन हमारे नॉलेज में अभी तक ना आई हो। इसलिए किसी चीज़ के बारे में इतने भरोसे से मत कहा करो कि नहीं होता है। इस बात को कहने से पहले कि दुनिया में ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, ये कहने से पहले एक सेकंड रुको और ये सोचो कि ये तुम्हारे अपने नॉलेज बेस से बाहर की चीज़ है या ये वाकई इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचा करो। जो ग्राफ्टिंग होती है उसमें जो कट लगाए जाते हैं, ये आपसे कभी हो सकता है पूछ लिया जाए, वो कट किस तरह से लगते हैं। कभी भी जो कट होता है, जो नौसिखिया किस्म का आदमी होता है, अ पर्सन हु इज़ नाइव, वो जब भी कट लगाएगा यूं काटेगा। और यकीन मानिए जब आप इस तरह से ग्राफ्टिंग करने की कोशिश करते हैं, आपका पौधा कभी भी ग्रो नहीं करता है, मुड़ के गिर जाता है। इसका सही तरीका ये होता है कि या तो आप अपने स्टेम्स को क्रॉस काटिए, एक तरीका ये हो सकता है, या तो अपने स्टेम को इतना मौका दीजिए कि उसके इतना स्पेस दीजिए कि उसके पास जुड़ने का मौका रहे। जैसे आपने एक स्टेम को यूं काट दिया, ठीक है, दूसरे स्टेम को जो आपने काट कर लगाया वो यूं लगाया, इसके ऊपर पट्टी लगा दी आपने, ठीक, इसका न्यूट्रिशन बीच में भर दिया आपने और इसको बीच बीच में ड्रॉपर से पानी डाल दे रहे हैं। रोज के अलावा और कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिसमें ग्राफ्टिंग की जा सकती है? और सॉरी, मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है? मैंगो इंडिका। बहुत अच्छा। मैंगो के अलावा और किस किस चीज़ में की जा सकती है? मैंगो के अलावा किसी भी प्लांट में अगर वो सिमिलर फैमिली का है तो उसमें ग्राफ्टिंग की जा सकती है। जैसे आप एक ही पौधे पर मौसमी और संतरा दोनों उगा सकते हैं। एक ही पौधे पर मौसमी, समझते हो मौसमी, जिससे जूस आप पीते हैं, मौसमी और संतरा वो दोनों आप एक ही पौधे पर उगा सकते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही फैमिली के हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम केले के पेड़ पर आम उगाने की कोशिश करो। ये वाला पार्डन, फिर से दोहराओ अपना क्वेश्चन। इसमें हाँ, नहीं, इसमें जाइलम और फाइलम की बात नहीं हो रही है। साइंस के साथ एक बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते आपको फिजिक्स भी हो सकता है समझनी पड़ जाए, केमिस्ट्री भी समझनी पड़ जाए। किसी चीज़ को अगर बैलेंस करना है, अगर मुझे इस पेन के ऊपर इस पेन को रखना है तो यूँ रखने पर बांध दूँ तब ज़्यादा बैलेंसिंग बनेगा, या यूँ रख के बांधूँ तब ज़्यादा बैलेंसिंग बनेगा? ज़्यादा मजबूत जोड़ किस पर बनेगा? इस पर बनेगा ना, क्या इस पर बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? ये जो सरफेस एरिया है इन दोनों पेन का ये कम है, इन दोनों पेन में ये जो सरफेस एरिया है वो कम हो जा रहा है। इसलिए अगर आप इसके ऊपर इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप बांध कर बैलेंस करने की कोशिश करें या बिना बांधे बैलेंस करने की कोशिश करें, ये मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप इसको यूँ बांधते हैं तो ये ज़्यादा मजबूती से टिका रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो टेंशन ये क्रिएट करेंगे वो ज़्यादा क्रिएट करेंगे, ठीक है।
जब यहाँ पर आप इसको इस तरह से काटते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये टेंशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इनका स्थिर खड़े रहना मुमकिन बन पाता है। और अगर आप इनको सीधे सीधे क्रॉस सेक्शन में सीधे सीधे डाइसेक्शन में काट देंगे तो इनका एक दूसरे के ऊपर स्थिर खड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप तो टेप बांधकर या कपड़ा बांधकर चले आएंगे, उसको पौधे को हवा भी तो डिस्टर्ब करेगी, बंदर भी तो डिस्टर्ब कर सकता है, या किसी बगल वाले पौधे के साथ उलझ के भी तो सकता है ग्रो करने पर। तो जहाँ इसको हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा वहाँ ये झुक जाएगा, टूट जाएगा। और अगर इसके और इसके बीच का ब्रेक खत्म हो गया तो जाइलम और फाइलम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, इसकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल पूछिए। ये जो पेड़ के ऊपर पेड़ निकलता है तो वो किस कारण से निकलता है? पेड़ के ऊपर पेड़, जैसे पीपल के पौधे के ऊपर कोई और पौधा उगाता है, बरगद के पौधे के ऊपर कोई और पौधा उगाता है, इसकी बात कर रहे हो ना। ये रिप्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, जर्मिनेशन का हिस्सा होता है। हाँ बोलो बोलो। जब उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम उसका जब वहाँ पर एक्टिवेट होता है, वहाँ पे उसकी जो मेहनत वाला एरिया रहता है वो नहीं रहता, जैसे सॉइल नहीं रहता है, वैसे फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो जाता है। तुम बैठ जाओ। फर्टिलाइजेशन एक अलग चीज़ है, जर्मिनेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। जो वहाँ पर तुम देख रहे हो दैट इज जर्मिनेशन, वो पौधा वहाँ पैदा होकर के बढ़ रहा है, ठीक। और तुम्हारा सवाल ये है कि जब किसी पौधे के ऊपर पौधा जर्मिनेट करता है, वहाँ पर सॉइल नहीं तो जर्मिनेट कैसे करता है? तुम मुझे एक चीज़ बताओ, सॉइल से पौधा लेता क्या है? नरिशमेंट लेता है ना। नरिशमेंट में क्या क्या लेता है? वाटर लेगा, नाइट्रोजन लेगा, मिनरल्स ले, यही सारी चीज़ें तो लेगा ना। अगर हम ये सारी चीज़ें उसको दे दें तो क्या सॉइल की ज़रूरत है? बताओ। एक कॉन्सेप्ट तुमको मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इससे हट के चला जाएगा, मुझे बाद में ग्राफ्टिंग में याद दिला देना कि हम कहाँ पर थे। आजकल तुमको ये पता है कि इंडिया में खेती करने लायक ज़मीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है, ठीक। जगह कम हो रही है, हर जगह पर सोसाइटी बन रही है, हर जगह पर कहीं ना कहीं ह्यूमन अपना हैबिटेट क्रिएट कर ले रहा है। आजकल इंडिया में एक नया सिस्टम जनरेट कर रहा है जो कि अभी इधर अपने रीजन में नहीं है बट बैंगलोर वगैरह में शुरू हो गया है, जिसमें वो एक चौड़ा पाइप लेते हैं, ठीक है, और उस चौड़े पाइप में जगह जगह छेद कर देते हैं। और इस पाइप को इधर से बंद कर देते हैं, इधर से भी बंद कर दिया, ठीक, ठीक है। इस पाइप में भरा क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ पानी। इसमें सिर्फ पानी भरा रहता है और ये जो छेद बने रहते हैं, इनसे आपका पौधा जर्मिनेट होकर बाहर निकलता रहता है। आजकल बैंगलोर वगैरह में इस तरह की खेती बहुत हो रही है, लखनऊ वगैरह में धीरे धीरे कई जगहों पर होने लगी है। छोटे पौधे, साग सब्जी, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, इस टाइप के जो आइटम होते हैं वो इस तरह के सिस्टम से उगाए जा सकते हैं और उग रहे हैं। मतलब ये सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है, इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया कि इस पाइप में सिर्फ पानी भरा हुआ है, पौधे उग रहे हैं, मिट्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट्स देना, सीधे आप पानी में मिला दीजिए, पौधे आपके ग्रो कर रहे हैं। आपको जो खाना है आप उसको उस तरह से खा सकते हैं, जो बेचना है आप उसको बेच सकते हैं। ये एक कमर्शियल मॉडल है खेती का, ये कमर्शियल मॉडल है, क्योंकि आप जब ज़मीन पर खेती करते हैं तो ज़मीन एक लिमिटेड एरिया होता है, इसको लेयर फार्मिंग भी कहते हैं। जैसे ये कमरा है और यहाँ से वहाँ तक अगर ये 25 फीट है और 25-25 फीट के हमने जो है पाइप लगा दिए, तो क्या सिर्फ एक पाइप लगाएंगे? अगर ज़मीन पर हम खेती करते तो सिर्फ 25 फीट का एरिया कवर करते, राइट। लेकिन अगर हम पाइप में खेती कर रहे हैं, एक पाइप वहाँ लगाया, एक पाइप 1 फुट ऊपर लगा दिया, फिर एक पाइप उसके ऊपर लगा दिया, फिर एक पाइप उसके ऊपर लगा दिया, पूरे ज़मीन से लेकर छत तक आपने सारा प्लांटेशन कर दिया। यानी आपने फार्मिंग एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया है।
कम जगह में आप ज़्यादा पौधे उगा ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 बीघा खेत हो तभी आप खेती कर पाएँ। आपके पास 1000-2000 स्क्वायर फीट भी है, आपने लोहे का एक स्ट्रक्चर बनवाया, उस पर पाइप फिट कर दिया और आपने अपना वेजिटेबल्स उगाना शुरू कर दिया। आप इसको अपने मोहल्ले वगैरह में बेच भी सकते हैं। ठीक, इस टाइप की खेती को कहते क्या हैं? नहीं, आर्टिफिशियल नहीं कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। This is the latest method of farming in India, hydroponics. इसके बारे में पता था? कोई बात नहीं। हम कहाँ पर थे इसके पहले? ग्राफ्टिंग में। तुम्हारे हिसाब से अगर आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग की जाए तो कितनी वैरायटी के आम आप पैदा कर सकते हैं? अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि किसी आम के पौधे पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैंगोज स्पीशीज़ वाइज कि अलग अलग तरह के कितने आम आप पैदा कर सकते हैं? कितने? फिर भी कोई नंबर? अरे फिर भी कोई नंबर। साइंस डेफिनेट आंसर मांगता है। 50, 50, 100, 150, 300। अच्छा, तुमने कलीमुल्ला खान साहब का नाम सुना है? कलीमुल्ला खान, कलीमुल्ला खान साहब का आपने नाम नहीं सुना है? आपकी यूपी में एक जगह है मलिहाबाद, आपने उसका नाम सुना है? नहीं। यूपी में लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है मलिहाबाद, जो कि आमों के लिए वर्ल्ड फेमस है। हिंदुस्तान के सबसे उम्दा आम, सबसे बेहतरीन आम वहाँ उगते हैं और सबसे ज़्यादा वैरायटी भी तुमको वहीं पर मिलेगी। वहाँ पर एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम है मिस्टर कलीमुल्ला खान। कलीमुल्ला खान को 2008 में पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है? और सिर्फ इस बात के लिए पद्मश्री मिला हुआ है, हाँ, उनके नाम से एक मैंगो आता है। कलीमुल्ला खान साहब की एक्सपर्टीज़ सिर्फ इस बात में है कि वो आमों के पौधे की ग्राफ्टिंग करके एक ही पौधे पर ढेर सारी वैरायटीज़ के आम उगा सकते हैं। और किसी एक पौधे पर जो सबसे ज़्यादा वैरायटी का आम उन्होंने उगाए हैं, मैंगो का ही वो काम ही करते हैं। 300 वैरायटी के आम उगाए हैं। 300 से ज़्यादा होती हैं। हमें एग्जैक्ट डेफिनेट नंबर नहीं याद है, लेकिन मेरी जो जानकारी कहती है वो करीब करीब 1800 है। मेरी जानकारी ये कहती है, ये जानकारी गलत भी हो सकती है, इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कलीमुल्ला खान साहब ने अपने बगीचे में एक ही पेड़ पे 300 प्रजातियों के आम उगाए हैं। नई नई स्पीशीज़ के नए नए तौर तरीके का आम उगाते रहते हैं। उसमें से कुछ का नाम उन्होंने सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस टाइप का भी रख दिया है। उसके फीचर्स चेंज होते रहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फीचर्स चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे फीचर्स एक जैसे होते हैं। ये एक तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है, अगर आप इसको सिंसियरली करें तो ये एक तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है, क्योंकि आप इसमें एक पौधे के जीन्स दूसरे पौधे के जीन्स के साथ मिक्स करके कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारे नीट में नहीं आएगा, लेकिन जनरल नॉलेज में आ सकता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने आम का एक ऐसा पौधा भी बनाया है, एक ऐसी प्रजाति भी बनाई है जिसकी 2 स्किन होती है, 2 स्किन्स। आमतौर पे आम की एक ही स्किन होती है ना, कि आपने आम छीला और सीधे सीधे पल्प आपको मिल जाता है,
उन्होंने आम की एक ऐसी प्रजाति बनाई है जिसमें आम की 2 स्किन्स होती हैं, मैंगो की 2 स्किन्स होती हैं। और उससे भी मज़े की बात यह है कि उसके अंदर जो पल्प होता है वो भी 2 तरह का होता है। हम ही मंगवाएं? ठीक है, कॉन्ट्री करो, पैसे वैसे जमा करो, मंगवाते हैं। अब ये तो पूछना पड़ेगा उनसे। उस आम का नाम है अनारकली, नाम भी उन्होंने बहुत सोच के रखा है। अच्छा, ग्राफ्टिंग ये क्या ये लेटेस्ट साइंस है या पुराने ज़माने से चली आ रही है? ये लेटेस्ट है। ग्राफ्टिंग लेटेस्ट साइंस है? लेटेस्ट साइंस नहीं। अच्छा, गाँव में लोग मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो भी ऐसा करते हैं। हाँ। ग्राफ्टिंग बहुत ही एंशिएंट मेथड है, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा एंशिएंट मेथड है। ग्राफ्टिंग सिर्फ पौधों में नहीं होती है, ह्यूमंस में भी होती है। हेयर ग्राफ्टिंग का नाम सुना है? क्या होता है हेयर ग्राफ्टिंग? भाई यहाँ पर आप वेजिटेशन में या पौधों में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। हेयर ग्राफ्टिंग ह्यूमंस में होती है। क्या होती है? बाल। कुछ लोगों के बाल यहाँ सामने से उड़ जाते हैं, टकले हो जाते हैं वो, और नहीं, वहाँ के बाल नहीं निकलते। यहाँ ये रोए हैं, बाल नहीं है। यहाँ हाथ के बाल निकाल के खोपड़ी पे नहीं लगते हैं। ऐसी हरकतें मत करो कभी भी आप देखेंगे किसी भी इंसान के यहाँ सर के पीछे के हिस्से के बाल कभी नहीं गायब होते, वो कितना भी गंजा हो। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई केस हो सकता है जिसके यहाँ के बाल गायब हो, अदरवाइज़ यहाँ के बाल हर आदमी के रहते हैं। और बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो कि गंजी होती हैं। गंजापन पुरुषों की समस्या है, महिलाओं की समस्या नहीं है। बहुत एक्सट्रीम पर जाकर कहीं कोई लेडी आपको गंजी दिखेगी। गंजेपन की समस्या महिलाओं में नहीं होती। बाल टूटेंगे, बाल बहुत टूटेंगे, लेकिन गंजापन बहुत रेयर आएगा। पुरुषों में समस्या होती है, और जो पुरुषों में समस्या आती है कि उनके आगे सर के बाल गायब हो जाते हैं, तो पीछे के बाल निकाल करके जड़ सहित, क्योंकि बाल क्या है? डेड सेल है। बाल में कोई ग्रोथ नहीं होनी है कि रीजनरेशन हो जाएगा। बाल डेड सेल है, तो उसको जड़ सहित, रूट सहित निकाल के आगे प्लांट कर देते हैं। इसको बोलते हैं हेयर ग्राफ्टिंग। अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है, हर जगह मिलने लगता है। मतलब इस इलाके में आया है, नहीं आया, लेकिन गोरखपुर तक तो आ गया है। ठीक है। हाँ, अगर मैं तुमको एक मिथिकल एग्जाम्पल दूं, एक पौराणिक एग्जाम्पल दूं, तो हमारे पुराणों में एक कथा मिलती है गणेश जी की, जिसमें गणेश जी का सर शंकर जी काट देते हैं। ठीक, और उसके बाद जब माता पार्वती नाराज होती हैं कि आपने मेरे बालक को कैसे मार दिया, उसका गला कैसे काट दिया, तो शंकर जी उसी बालक के सर पे एक हाथी के बच्चे का सर लगा के उसे रीजनरेट कर देते हैं, उसे फिर से जीवित कर देते हैं। ये कुछ कुछ ग्राफ्टिंग से मिलता जुलता लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तो मैं नहीं कहता कि सारा साइंस आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज आपको वहाँ से भी मिल सकती है। कभी ऐसा ना हो कि उसे बिल्कुल ही मिथ कहकर खारिज कर दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो साइंस का हिस्सा है, बट एग्जाम्पल आपका वहाँ से मैच कर रहा है। सही है या गलत? सही। अच्छा, कितने हो गए? 2 हो गए? 3? 2 मेथड्स हो गए, 3 मेथड्स हो गए? अच्छा, थर्ड मेथड होता है लेयरिंग। लेयरिंग में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, इसका भी बहुत ही आसान मेथड होता है। मेथड ये होता है कि वो पौधे जो सॉफ्ट होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सॉफ्ट होता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, उन पौधों का, जैसे ये आपकी अर्थ लेयर हो गई, यहाँ उसकी जड़ वड़ निकली हुई है, ये एक पौधा है, इसकी लीव्स हैं, कहीं पर फ्लावर लगे हों ऊपर, इसकी लीव्स हैं। डायग्राम में बार बार कह रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे नहीं हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। उसी की एक लीफ को, उसी के एक स्टेम को आप ज़मीन में दबा देते हैं।
जब यहाँ पर आप इसको ज़मीन में दबा देते हैं, थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर रूट्स ग्रो करने लगती हैं और ये एक न्यू प्लांट के रूप में काम करने लगता है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से कट करके कहीं और लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। इसका एग्जाम्पल गुड़हल का पौधा देखा है? गुड़हल की डाल अगर लगा दो जमीन में जम जाती है। चमेली का भी लगा के देखना, शायद जम जाए। ट्राई करके देखना, सारी चीज़ें यहाँ बिल्कुल डेफिनेट नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रहेंगी। गुड़हल का पौधा लेयरिंग से उगाया जा सकता है। गुड़हल को बोटेनिकल नेम में क्या कहते हैं? अरे भाई अब तो लिख दिया है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो लिखता क्यों? हिबैकस, अंग्रेजी में इसको हिबैकस कहते हैं। अच्छा ये बताओ, इतनी लंबी बातचीत हो गई, इतना तक क्लियर है? लास्ट में क्या बचा है? लास्ट में एक प्योर आर्टिफिशियल मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दैट इज टिश्यू कल्चर। ये नया है? दरअसल है ये भी बहुत पुरानी चीज़। टिश्यू कल्चर आज की चीज़ नहीं है, दशकों से हो रही है, कई डिकेड्स बीत चुके हैं अब इसको। क्लोनिंग के बारे में सुना है? क्लोन कैसे तैयार होते हैं, क्या होते हैं? क्लोन कैसे तैयार होते हैं? एनिमल क्लोन या प्लांट क्लोन कैसे तैयार होते हैं? क्लोन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की क्लोनिंग कर रहे हैं, बोलो। क्लोनिंग को अगर बहुत आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करें तो आप यूँ समझें कि आपने मेरी बॉडी से डीएनए निकाला, उसको एक जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ज़रूरत है वो प्रोवाइड किया, एक ऐसी जगह प्रोवाइड की जहाँ वो सेल डेवलप होकर के ग्रो करके एक ह्यूमन सेल में कन्वर्ट हो सके, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सके। तो जो वो ह्यूमन तैयार होगा वो देखने में, सुनने में, बोलने में पूरी तरह से मेरी ही कॉपी रहेगा। ऑफ स्प्रिंग नहीं कहेंगे, उसे प्रोपगेशन कहेंगे, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग के लिए प्रोपगेशन कहेंगे, मेरा ही फैलाव है वो। ऑफ स्प्रिंग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें कोई फीमेल सेल नहीं लग रही है। मैंने ये कहा है कि आपकी बॉडी में डीएनए है, ये बात आपको कंफर्म है? कंफर्म है कि तुम्हारी बॉडी में एक डीएनए है जिसकी वजह से तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। उसी डीएनए की वजह से तुम्हारी हाइट एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ेगी या घटेगी, सॉरी घटेगी नहीं, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगी। ठीक, तुम्हारे बाल कैसे होंगे ये तुम्हारे डीएनए पे डिपेंड करता है। तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसी तुम्हारी बॉडी रहेगी, दुबले रहोगे, मोटे रहोगे, ये काफ़ी हद तक तुम्हारे डीएनए पे डिपेंडेंट करता है। तुम्हारी आइज़ का कलर क्या होगा ये तुम्हारे डीएनए पे डिपेंड करता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे डीएनए पे डिपेंड कर रही हैं और मैं उस डीएनए का एक टुकड़ा निकाल लूँ और उसको किसी लेबोरेटरी में डेवलप कर दूँ, तो जो चीज़ तैयार होगी वो देखने में बिल्कुल तुम होगे। उस सर्टेन एज तक आते आते वो बिल्कुल तुम बनोगे। इसको बोलते हैं क्लोनिंग। अभी टिश्यू कल्चर समझ लो, टिश्यू कल्चर जब समझ जाओगे क्लोनिंग अपने आप समझ में आ जाएगी।
टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि कोई एक स्टेम होता है, ठीक। इसके पहले हम लोग जब बात कर रहे थे ग्राफ्टिंग वगैरह की, तो हम कह रहे थे कि उसको एक शार्प ऑब्जेक्ट से काटा जाना चाहिए, एक शार्प कट लगाना चाहिए, ठीक। लेकिन जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो इसको रप्चर कर देते हैं, इसको कुचल देते हैं, ठीक। और कुचलने के बाद यहाँ से आप इसके सेल्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। यानी सेल में आपकी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। उस सेल को आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, एक पेट्री डिश में, मान लो यहाँ 5 सेल हैं, इस पेट्री डिश में आपने एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आपने इसको ग्रो कराया, ठीक है। जब आप इसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो कराएंगे और इसमें 2 चीज़ें आप डालेंगे, एक जिसको आप बोलते हैं अगार, AGAR। अगार वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके वजह से कोई सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, ठीक। लेकिन सिर्फ अगार से ही आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ पर आपको कुछ हार्मोन्स डालने पड़ेंगे, और वो हार्मोन होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होता है, O2 की बात नहीं हो रही है, इस हार्मोन की बात हो रही है। इट इज़ अ हार्मोन ऑक्सीजन, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो पेट्री डिश होती है, उस पेट्री डिश में सेलुलर डिवीज़न होता है और आपकी एक जैसी कई सारी सेल्स बन जाती हैं। और जब ये कई सारी सेल्स बन जाती हैं तो आप उनको निकाल कर एक अलग स्ट्रक्चर में ले लेते हैं, जिसको आप बोलते हैं पेट्री प्लेट। पेट्री प्लेट और यहाँ आपके नए नए पौधे जर्मिनेट कर जाते हैं। तुम लोग कभी नर्सरी गए हो जहाँ पौधे बिकते हैं? तुम लोग अगर नर्सरी गए होगे तो तुमने वहाँ देखा होगा ज़मीन पर एक काले रंग की ट्रे टाइप की चीज़ पड़ी रहती है, जिसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं और उसमें छोटे छोटे पौधे इस तरह से निकले रहते हैं। ये कुछ वैसा लग रहा है? इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और इस टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो चीज़ तैयार हो रही है, यहाँ पर जो पौधे तैयार हो रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर जो सेल्स चुने हैं वो हेल्दी सेल्स चुनी है। जब नेचुरल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ बीमारियों को भी अपने आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन जब आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप जर्मिनेट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो यहाँ बीमारी क्यों आने देंगे? यहाँ उस पौधे की स्पीशीज़ का हम सैंपल क्यों लेंगे जो कि कमज़ोर हो? उस पौधे का सैंपल क्यों लेंगे जो कि साइज़ में छोटा हो? लेंगे? कभी कभी ले लेते हैं। सारे पौधे हमेशा बड़े करके ही नहीं उगाए जाते हैं, कुछ पौधे छोटे करके भी उगाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बरगद अगर आपको उगाना है और आपके पास 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन नहीं है तो आप बरगद ना उगा पाएँ। बरगद आप अपने कमरे में भी उगा सकते हैं, पीपल आप अपने कमरे में भी उगा सकते हैं, नीम आप अपने कमरे में भी उगा सकते हैं। इस टाइप के पौधों को क्या कहते हैं? नहीं, बोनसाई। बोनसाई पौधों का नाम नहीं सुना है? आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। तुम लोगों से नहीं हूँ, उन लोगों से हूँ जिनके थ्रू होकर के तुम यहाँ तक आए हो।
बोनसाई पौधे वो पौधे होते हैं जो अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करें तो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे पीपल, बरगद, नीम, आम, ये बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। इसके लिए आपको कई जो है स्क्वायर फीट की ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये 100-200 स्क्वायर फीट में उगने वाले पौधे नहीं हैं, लेकिन अगर आप इनको उगाना चाहें तो ये 4 फीट, 6 फीट, 2 फीट इस साइज़ में भी आप अपने घर में उगा सकते हैं। इनको उगाने का अपना एक ख़ास तरीका होता है और आप इनको अपने घर में गमले में उगा करके इन पौधों को इनके साथ रह करके एंजॉय कर सकते हैं, इन पौधों को अपने साथ रख सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं बोनसाई मेथड या बोनसाई प्लांट्स। अरे भाई, उस पौधे का साइज छोटा हो गया तो अब उसको रखने में क्या दिक्कत है? जैसे आप बताएंगे कि एक पौधे का दूसरे पौधे पे उसी तरह वो भी करके नहीं 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 नहीं, कोई दूसरा आता ही नहीं। उसमें हम ग्राफ्टिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। दरअसल हम जो पौधे में एक चीज़ पैदा कर रहे हैं वो है डॉर्फिज्म, बौनापन पैदा कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ बताया ना कि यहाँ जब आपके पास सेल्स आ गई, जब सेल्स आ गई हैं तो आप इसके जेनेटिक क्वालिटीज़ को, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको लंबा करना है तो उस सैंपल के साथ आप इसको फ्यूज़ कर दीजिए जिसकी हाइट ज़्यादा होती है। आप इसको डॉर्फ करना चाहते हैं, बौना करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हार्मोन किस लिए काम करता है बॉडी में? ग्रोथ हार्मोन के लिए होता है ना। हार्मोन इसीलिए तो काम करते हैं, ग्रोथ के लिए। यहाँ पर भी वो वही काम कर रहा है, ग्रोथ के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो ग्रो कैसे करेगा? सेल डिवीज़न कैसे होगा? सेल डिवीज़न नहीं होगा तो आगे प्लांट बनेगा कैसे? ये सारे मेथड, 4 मेथड आपके आर्टिफिशियल और 4 मेथड आपके नेचुरल, ये 8 मेथड आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समझ में आ गए हैं।